Hello everyone, I am Bhanu Goel and this is my channel Udan. Through this channel, I will solve all the questions and queries related to CSR and NEET. Kindly share it with your friends who are preparing for this exam and please do like and subscribe to it. So our first topic is recombinant DNA methods. जैसा कि आपको पता है कि recombinant DNA methods में हम दो डीएनए को कंबाइन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, इसका ये क्रोमोसोम है और ये इसका प्लाज्मिड है और ये एक हमारे पास फॉरेन डीएनए है। तो अगर हम इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट देखें, इस फॉरेन डीएनए के अंदर हमें सपोज ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें इसको रिकम्बाइन करना है इस डीएनए के साथ। इसका इसका प्लाज्मिड निकालेंगे हम और इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, टर्मिनल ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लियेज, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस एच, एल्केलिन फॉस्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो हम सारे एंजाइम्स करेंगे बट एक वन बाय वन। पहला हम लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? एक तरह के एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्लीव करते हैं। जैसे ये इको आर्गन है, इको आर्गन तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव कर रहा है। देखिए यहाँ से ए और जी के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको क्लीव कर रहा है और जी ए के बीच में जो है उसको क्लीव कर रहा है। उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्लीव कर रहा है। सो अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लें, उसमें हमारा इको आर्गन वर्क कर रहा है और दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अलग अलग हो गए हैं, क्लीव हो गए हैं। ऐसे अगर हम BAM-H1 लें, ये भी यहाँ से क्लीव कर रहा है और यहाँ से क्लीव कर रहा है, तो ये दोनों यहाँ से कट होकर यहाँ से क्लीव हो जाएंगे। तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्लीव करते हैं। ये नेचुरली बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फॉरेन डीएनए को किल करते हैं, अपने खुद के डीएनए को किल नहीं करते हैं। मतलब अगर एक सीक्वेंस है हमारे पास और इस सीक्वेंस, जैसे ये एक हमारे पास सीक्वेंस है, ये इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। सबका अलग अलग सीक्वेंस होता है। अगर ये सीक्वेंस मिथाइलेट है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पर वर्क नहीं करेगा, और अगर ये मिथाइलेट नहीं है तो ये इसको वर्क करके इसको क्लीव कर देगा। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये इसको इसलिए नहीं क्लीव करता है क्योंकि जो सीक्वेंस है, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसका, वो मिथाइलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव नहीं कर सकता है। पर जब भी कोई फॉरेन बॉडी आती है, लाइक डीएनए, वायरस का डीएनए या बैक्टीरियोफाज, उस केस में क्या होता है, अगर वो मिथाइलेटेड नहीं है तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस दोनों को जाके क्लीव कर देगा। तो ये एक तरह से बैक्टीरिया के अंदर एक प्रॉपर्टी हो गई इम्यून सिस्टम की, और वो इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस, जो ये सीक्वेंसेस होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये ज़्यादातर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं और 4 to 6 बेस लॉन्ग होते हैं। जैसे इसका एक सीक्वेंस है GAATTC, और यहाँ से अगर हम यहाँ से भी देखें GAATTC, तो दोनों सेम है। मतलब अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ जाएँ और 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ जाएँ, तो दोनों के केस में सेम है। BAM-H1 को देख लेते हैं, जैसे GGATCC, यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी सेम है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और ये लैब में यूज़ होते हैं। जैसे ये टाइप 2 क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये डीएनए सीक्वेंस है तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो ये रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ जाके कट कर देगा, दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा। लेकिन टाइप 1 जो होता है वो अपनी सीक्वेंस से, जो भी इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, उससे
बहुत दूर जाके कट करेगा, 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट कट बोथ द स्ट्रैंड। बट टाइप 3 होता है वो डाउन स्ट्रीम पे जाके कट करता है, 24 बेस पेयर 26 डाउन स्ट्रीम्स फ्रॉम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, बट इट कट ओनली वन स्ट्रैंड। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? टाइप 2 को मैग्नीशियम चाहिए लेकिन एटीपी नहीं चाहिए, दिस इज एटीपी इंडिपेंडेंट। और टाइप 1 के अंदर एटीपी Mg+2 और एस एडेनोसिन मिथायोलिन तीनों चाहिए, और टाइप 3 के अंदर एटीपी और मैग्नीशियम चाहिए। टाइप 1 जो होता है वो हेटेरोडाइमर होता है, टाइप 2 होमोडाइमर होता है, टाइप 3 हेटेरोडाइमर होता है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी तीनों में होती है, मिथाइलेज एक्टिविटी सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 में होती है। सबसे ज़्यादा फाउंड जो होता है वो टाइप 2 होता है, उससे कम टाइप 1, और रेयरली फाउंड है वो टाइप 3। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द सबस्ट्रेट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज A ssRNA, B partially double stranded RNA, C cell wall proteins, D double stranded DNA। इसका आंसर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये नेचुरली फाउंड होते हैं और नेचुरली किल करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बाकी साइंटिस्ट लोग अपना वर्क कर रहे हैं कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी क्लीव कर दें, पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी क्लीव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू डिस्कवर्ड अ बैक्टीरियल सेल दैट कंटेन नो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन? मतलब अगर बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर आर ई नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, द सेल वुड बी अनेबल टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रेप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। द सेल वुड क्रिएट इनकम्प्लीट प्लाज्मिड, नो, प्लाज्मिड से भी कोई लेना देना नहीं है। द सेल वुड बी easily infected and lysed by bacteriophage. The cell would become an obligate parasite. No, जब हमारा आर ही नहीं है तो जो बाहर से डीएनए आएगा वो इजीली इसको इन्फेक्ट कर लेगा, तो इसका आंसर है सी, द सेल वुड बी इजीली इन्फेक्टेड, क्योंकि आर का काम ही होता है कि फॉरेन डीएनए को क्लीव करना। ये एक तरह का बैक्टीरिया में इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, तो अगर हमारा फॉरेन डीएनए आएगा और आर नहीं है तो ये यहाँ पे इसको क्लीव नहीं कर सकता और बैक्टीरियोफेज इजीली इसको इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए ऑफ अ बैक्टीरिया इज नॉट क्लीव बाय इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको आर क्लीव नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर मिथाइलेट ग्रुप लगा हुआ होता है, सो द रिकॉग्निशन डीएनए सीक्वेंसेस आर मिथाइलेटेड। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस कंटेन द रिकॉग्निशन साइट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस SST1। हमारे पास एक सीक्वेंस है और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड बी द रिकॉग्निशन साइट ऑफ SST1? इनमें से पता लगाना है कि कौन सा रिकॉग्निशन साइट है। मतलब ये हमारी एक सीक्वेंस गिवन है और ये हमने SST1 दे रखा है इसको, तो ये पूरा भी रिकॉग्निशन साइट हो सकता है SST1 के लिए, इसमें से कुछ पार्ट भी SST1 के लिए हो सकता है। जैसे हमारे एक सीक्वेंस है, हमको पता है कि यहाँ से SST1 इसको क्लीव करेगा। SST1 या कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को चेक करता है। अगर हम यहाँ से पढ़ें 5 to 3 प्राइम GGAG CT CG और यहाँ से पढ़ें CGA GCT CC, तो ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग है। इसका मतलब ये हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। GGAG CT, GGAG CT अगर हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ें और उतना ही यहाँ पढ़ें तो भी हमारा सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ये देख लेते हैं GAG CTC, GAG CTC अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें, ये वाला सीक्वेंस देखें और उतना ही उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री GAG CTC यहाँ देखें, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ये दोनों सीक्वेंस क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसलिए ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस बनता है SST1 का। ये वाला ऑप्शन हमारे लिए ठीक लगता है। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। AGCTCG, AGCTCG अगर हम ये वाला सीक्वेंस देखें और उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये देखें CGAGCT, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं CTCG, उसको कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो CGAG, ये भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो सीक्वेंस हुआ, रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो हुआ GAG CTC।
क्वेश्चन और देख लेते हैं. कैन अ फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय दिस एंजाइम बी लेबल रेडियो एक्टिवली इन अ कंप्लीट इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस मिक्सचर कंटेनिंग गामा 32 फॉस्फेट डीऑक्सी एटीपी. मतलब जो हमारा अभी फ्रेगमेंट बना है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमारा फ्रेगमेंट बना है SST1 को क्लीव करके, क्या हम उसको रेडियो एक्टिवली लेबल कर सकते हैं? ये हमारा कुछ टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मिक्सचर्स हैं. उस मिक्सचर के अंदर गामा फॉस्फेट जो है वो 32 गामा 32 फॉस्फेट जो है वो रेडियो लेबल्ड है. ये वाला हमारा जो गामा है वो रेडियो लेबल्ड है. तो क्या हम इस जो भी हमारा फ्रेगमेंट बना है, जो भी हमारा फ्रेगमेंट बना है, क्या हम उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं? अगर हम गामा की प्लेस पे गामा को अगर हम रेडियो लेबल करते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? जब भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर हमारे पास ये डीएनए सीक्वेंस है और जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है फॉस्फोडाइएस्टर का, तो इन दोनों के बीच का जो फॉस्फेट होता है ये अल्फा फॉस्फेट होता है. जो बीटा और गामा फॉस्फेट होता है वो तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में फॉर्मेशन में काम ही नहीं आता है. तो अगर हम इसको लेबल भी कर देंगे तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्फा ही पार्टिसिपेट करता है. तो इसका आंसर है नो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसी क्वेश्चन का, पिछले वाले क्वेश्चन का एक डिफरेंट पार्ट है. Can a fragment generated by this enzyme be labeled radioactively in a complete in vitro DNA synthesis mixture containing alpha 32 phosphate deoxy ATP? मतलब हमने फिर से वही रिएक्शन की है, फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए हैं, बट इस बार जो DATP है उसके अल्फा पोजीशन पे लेबल्ड है, 32 फॉस्फेट लेबल्ड है. क्या हम इसके अंदर हमें रेडियो लेबल हम लोग कर सकते हैं? चेक करते हैं. देखिए, जैसे ये 5 प्राइम और 3 प्राइम बस सीक्वेंस दे रखा है, ये हमारा रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस दे रखा है. यहाँ से हमने कट किया SST1 से कट किया, हमारे पास ये 2 फ्रेगमेंट्स आ गए जिसके अंदर 3 प्राइम ओवरहैंग है. अब हमें पता है कि हमें जब भी इस फ्रेगमेंट को अगर हमें रेडियो लेबल करना पड़ेगा तो हमें 3 प्राइम पे फ्री OH चाहिए होगा. हमारे पास 3 प्राइम पे फ्री OH अवेलेबल है, तभी तो हमारी DNA पॉलीमरेज आगे काम करेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी. तो हमको जब भी रेडियो लेबल करना पड़ता है, हमें हमेशा एक DNA पॉलीमरेज रिएक्शन को कैरी आउट करना पड़ेगा. उसके लिए हमें टेम्पलेट चाहिए, उसके साथ साथ हमें 3 प्राइम पे फ्री OH चाहिए. टेम्पलेट से चाहिए क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रही है ना. अगर हमारे पास फ्री OH, जैसे यहाँ पे फ्री OH अवेलेबल है हमारे पास, हम कोई भी ATP आके इस पर जाके अटैच हो सकता है, लेकिन ये ATP को टेम्पलेट भी तो चाहिए जिससे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. तो यहाँ पे अगर हम इस SST1 से क्लीव करते हैं तो हमारे पास ये फ्रेगमेंट आ गया. अगर हम यहाँ पे ATP ऐड भी करेंगे, OH फ्री भी है, लेकिन हमारे पास टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट नहीं है. इसका मतलब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी और हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नहीं कर सकते. So the fragment generated by SST1 produces 3 overhang. ये जो 3 overhang की वजह से हमारे पास कोई भी टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम आगे रिएक्शन करें. तो इसका आंसर है नो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स लिखकर भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी. अगली वीडियो बनाऊँगी, उसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी. तब तक के लिए बाय. थैंक यू.